हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय। और जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, और इसका आज ये दूसरा लेक्चर है। एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम रिवाइज कर देता हूँ कि फेडरल सिस्टम हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या कि जनता जो चाह रही है वो हो, है ना। जनता अगर चाह रही है उसमें से कोई इंडिविजुअल वो अपना उसका कुछ ड्रीम है फुलफिल करना है, उसे डॉक्टर बनना है या उसके बाद इंजीनियर बनना है या उसे रोटी चाहिए, जॉब चाहिए, उसे फैमिली बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन की व्यवस्था चाहिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर यही बताता है कि इस प्रशासन की व्यवस्था को, इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से डिवाइड करें कि ये जो प्रशासन की व्यवस्था है एक जमीनी स्तर तक किस तरीके से पहुंच पाए, लोकतांत्रिक तरीके से पहुंच पाए कि हर इंडिविजुअल जो अपने सपने फुलफिल करना चाहता है उसको फुलफिल कर ले। तो लास्ट टाइम हमने जैसे फेडरल और यूनिटरी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि फेडरल मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, है ना। पावर का बंटवारा किसके बीच? केंद्र सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच। ये फेडरल में कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए बराबर, है ना। यही पढ़ा था। संघात्मक, संघात्मक में हमने ये पढ़ा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वहीं पे यूनिटरी, यूनिटरी में हमने क्या पढ़ा था? यूनिटरी में हमने ये पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसके बाद हम आगे टेस्ट करने गए। टेस्ट करने में जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट करेंगे तो यही पाएंगे कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक ना होके एकात्मक है। कहीं ना कहीं आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पावरफुल दिखेगा। उसमें भी हमने देखने की कोशिश की आर्टिकल 1 का इस्तेमाल करके। आर्टिकल 1 जो बोलता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब राज्यों के संघ में मैंने ये बताया है कि राज्यों के संघ में भीमराव अंबेडकर साहब ने पहले ही बोल दिया कि जो हमारा राज्य है ये विभाजी राज्य है, मतलब इसको तोड़ के हम दो चार स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, इसका होल एंड सोल मालिक कौन है? पार्लियामेंट है। ये ऑलरेडी हम आर्टिकल 1 में देख चुके हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि राज्य का कोई अपने आप में जो है पावर तो है, लेकिन उनके जो परिसीमा का कोई गारंटी नहीं है कि कब वो परिसीमा को यूपी को तोड़ के 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। तो यूपी अपने आप में होल एंड सोल पावर नहीं रखता है। अगर यूपी में कुछ भी चेंज करना है इसके एरिया के बारे में लेके तो कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑलरेडी हम कल सारी बातें देख चुके हैं। अब आज हम जो टेस्ट करने में हमने पहला टेस्ट किया था आर्टिकल 1 का, आज हम दूसरा टेस्ट करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। इसमें एक बड़ा प्यारा सा शब्द आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, है ना। फेडरल, अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर चेक करना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोऑर्डिनेशन है। किसमें कोऑर्डिनेशन है? सहयोग, है ना। सहयोग, किसमें सहयोग है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, है ना। आपका इसमें सहयोग होना चाहिए। क्या ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं? तो कभी भी आपको भारत की राजनीति में ये देखने को मिलेगा नहीं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में वहीं पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सत्ता है अगर वही सत्ता आपकी स्टेट गवर्नमेंट में है तो आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर यूपी के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो दोनों में क्या है? बीजेपी है, तो आपको वहां पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, है ना। बट वहीं पे अगर आप वेस्ट बंगाल लेते हैं जहां पे ममता बनर्जी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन है, कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन आपका नहीं है ना। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली कंडीशन है कि क्या रहना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, सहयोग होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल बेस पे अगर कोई बहुमत में सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही स्टेट गवर्नमेंट, तब कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद दूसरी बात इसमें आती इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्वतंत्र है। ये बात याद रखिएगा। कोई एक दूसरे का नौकर नहीं है, कोई एक दूसरे का क्या है? एजेंट नहीं है ना। ना तो कोई एक दूसरे का नौकर है, ना ही कोई एक दूसरे का एजेंट है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार है तो ये कोई आपका कोई एजेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसकी खुद की संप्रभुता है, इसकी खुद की स्वतंत्रता है कि इसे कैसे काम करना है। इसमें कोई भी इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। यह है दूसरा टेस्ट। दूसरे टेस्ट पे भी आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप आपका हस्तक्षेप होता है। ठीक है, हस्तक्षेप आपका होता रहता है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो इस आधार पे भी आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ये होता नहीं है।
बहुत कम होता है जहां पे अगर बहुमत की सरकार केंद्र सरकार में है और राज्य सरकार दोनों जगह पे है, तब यहाँ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंसी भी काफी कम देखने को आपको मिलती है। थोड़ा सा बहुमत कम हुआ तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस से बीजेपी आ गई, या कहीं पे बहुमत बीजेपी वालों का कम आया तो वहां पे पता चला स्टेट गवर्नमेंट की जो उनकी पावर है आपको दूसरे पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है। तो ये आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं टेस्ट 2 के आधार पे कि आपका कहीं ना कहीं ये फिर से संकेत कर रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, आपका यूनिटरी है, एकात्मक है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, फिर आगे हम कैसे टेस्ट करेंगे कि एग्जैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। ठीक है, तो इसमें अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, यूनिटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फेडरल के। तो यहां मैं फेडरल के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको लिख लेता हूं, है ना। यहां पे यूनिटरी है ना, संघात्मक, संघात्मक एंड एकात्मक, है ना। इसमें आप देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं संघात्मक फेडरल, इसकी विशेषता क्या क्या है। इसमें जो सबसे पहला बात आता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है? आंसर इज यस। ठीक है, हमारे पास 395 आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है। ये जाके आप खोल के बकायदे पढ़ सकते हैं, ये जाके खोल के पढ़िए, एक एक आर्टिकल ये लिखित है। इसको अगर देखा जाए तो इसका परिणाम जो परिमाण है आपका, ये कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को लिखित तौर पे। और ये लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो आप ये नहीं कह सकते ये पूरा लिखित है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। दूसरा जो इसमें आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो काफी रिजिड होना चाहिए। ठीक है, रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब काफी कठोर होना चाहिए। किस सेंस में कठोर होना चाहिए? संशोधन के, अमेंडमेंट के। ठीक है, अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना है ना, कोई संशोधन, कोई संशोधन अगर करना है, ठीक है, तो ये रिजिड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या दिखेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि कैसे रिजिड है, क्योंकि इसमें हम देखें संशोधन हमने 100 से ज्यादा संशोधन कर दिए, है ना। संशोधन हमने 100 से ज्यादा कर दिए, 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए रिजिड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, उसमें आसानी से संशोधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो 368 का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताता है, 368 का इस्तेमाल करके संवैधानिक संशोधन के बारे में बताता है। ठीक है, अमेंडमेंट करते हैं वो काफी रिजिड होना चाहिए। 368 का इस्तेमाल करके आसानी से हम बहुत ज्यादा संशोधन ना कर सके, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो 368 को अगर देखें तो इस हिसाब से हमारा जो संविधान है काफी कठोर है, हम आसानी से जो है संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 100 से ज्यादा, 100 से ऊपर हमने संशोधन कर दिया। तो ये क्यों? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कठोर होना चाहिए, दूसरी बात हमने इतना लचीला कर दिया कि 100 से ज्यादा हमने क्या कर दिया, इसमें अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अगर ये 100 से ज्यादा इसमें अमेंडमेंट या सुधार कर दिए गए, संशोधन कर दिए गए, तो इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कठोर नहीं है। देखिए, कोई भी चीज आप देखेंगे 1950 से लेके अब तक, ठीक है, 2020 तक, क्या इंडिया वही इंडिया है जो 1950 में था? नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया कि जैसे जैसे सोसाइटी में परिवर्तन होता जाएगा, जैसे जैसे सोसाइटी की डिजायर और बढ़ती जाएगी, उनके जो डिमांड्स हैं और बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को क्या करेगा, परिवर्तित करते चलेगा। ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अपने आप में थोड़ा सा लचीला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कठोर नहीं है, क्योंकि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 368 का इस्तेमाल करके, वो इतना आसान भी नहीं है, ये काफी कठिन है। ठीक है, तो ये अपने आप में रिजिड है। दूसरा जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता होती है। तीसरा आपका है सुप्रीम कोर्ट की क्या? स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। ओके, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, इसमें मतलब क्या है इसकी, सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट डेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो आप जो इसके प्रोविजन पढ़ेंगे 124 से लेके 127 के बीच में, तो ये यही बताता है कि इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब है कि इसमें ना तो पार्लियामेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए और ना ही कार्यपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको देखने को मिलेगी, आप आर्टिकल 124 से लेके 127 तक आप जाके रिफर कर सकते हैं। इसके संग संग ये सेपरेट होगा, आर्टिकल डीपीएसपी में भी जाके आप पढ़ेंगे, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आर्टिकल 50 भी यही बोलता है कि जो न्यायपालिका है ये आपके जो अदर बॉडी है उनसे क्या होगी, ये अलग होगी। आर्टिकल 50 भी इसका क्या है, एक आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देता है, ठीक है। आगे जो इसका, आगे जो इसकी वो है कि कैरेक्टरिस्टिक, वो है बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। इसका मतलब होता है द्विसदन, द्विसदन, ठीक है, द्विसदन, सदन, ठीक है, सदन, द्विसदन, बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदन, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है कि आप देखेंगे कि जब भी कोई लॉ मेकिंग बॉडी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में राज्य की विधानसभा है, उसमें तो आपको दो सदन देखने को जनरली मिलते हैं। कौन कौन से आपको देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा अपर बॉडी, ठीक है, उच्च सदन, वहीं पे लोकसभा, ठीक है, निचली बॉडी जो जनता की सभा है, वो आपको वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी, ये चीज है। उसके बाद इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लेकिन डिवीजन ऑफ पावर काम चलाने के लिए यूनिटरी में भी होता है, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, शक्तियों का, ठीक है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का क्या होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा, बंटवारा होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ पावर्स भी है, आप ये नहीं कह सकते। डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे है, आप 7th शेड्यूल इस्तेमाल करेंगे, 7वीं सूची, 7th शेड्यूल आप देखने जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, स्टेट लिस्ट मिलेगा, है ना, स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची मिलेगी, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची मिलेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन की सूची मिलेगी। किस चीज के रिगार्डिंग में, कानून बनाए की, कुछ ऐसी सूची दी गई है, कुछ ऐसे मुद्दे दिए गए हैं जिसपे कौन कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है ना। कुछ ऐसे मुद्दे दिए गए हैं जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर सकता है, कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये चीजें थी। और इसका जो छठवां एक आता है कैरेक्टरिस्टिक, वो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किससे, कार्यपालिका एंड संसद से। लेकिन उसके संग संग ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब जुड़ा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कैसे होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जुड़ी होनी चाहिए। जो आपके कौन से कोर्ट्स, ठीक है, सारे। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड का मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कई मैटर में नहीं जा पाते, उसके लिए पहले केस कहां फाइल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देन आफ्टर वहां से अगर हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम फिर कहां जाते हैं, हाई कोर्ट में। अगर फिर वहां से रिलीफ नहीं मिला तो हम कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो ये भी क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको देखने के आधार पे आपको ये लग रहा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, आपका एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये लिखित भी है ना, बाइकैमरलिज्म भी है, मतलब द्विसदन भी है,
उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर भी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ दिया गया है कानून बनाने का अधिकार, वहीं पर राज्य सरकार को भी दिया गया है कानून बनाने का अधिकार। तो ये चीज आपको दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर, इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी दिखेगा कि कोई भी अगर इश्यू होता है तो आप पहले ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर आगे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता भी दी गई है, जितने भी आपके कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के मैटर को कार्यपालिका या इनके मैटर से कानून बनाने के मैटर से, संसद और विधानसभा के मैटर से इनको अलग रखा गया है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है। बट ये ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत से प्रोविजंस आपको मिलेंगे यूनिटरी के भी जो आपको ये बताएंगे, और इनकी लिस्ट बहुत ज्यादा है एकात्मक की, जो ये बताएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल ना होके क्या है, यूनिटरी है। इसमें जो सबसे पहला मैंने बताया था आपको कि स्टेट्स, ठीक है, नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल टेबल, ठीक है। मतलब राज्य क्या है आपका, अविभाज्य, अविभाज्य नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, आपका जो राज्य है वो अविभाज्य नहीं है ना। अविभाज्य आपका राज्य नहीं है, मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, विभाज्य, विभाज्य कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इसको, किसी एक स्टेट्स को आप दो में तोड़ सकते हैं, बट ये क्यों करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, ठीक है, प्रशासनिक पर्पज से, प्रशासनिक पर्पज से, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से आप ही करेंगे, और कोई रीजन आपका नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, राज्य अविभाज्य नहीं है। जब अविभाज्य नहीं है तो फिर क्या होगा, ये विभाज्य आपका होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम इसके दूसरे प्रोविजन की तरफ चलते हैं। दूसरा आपका बताता है कि सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, मतलब पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी डिवाइड है और सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसका मतलब ये होना चाहिए कि नागरिकता को लेकर भी पावर डिवीजन होना चाहिए। आप केवल ये नहीं कह सकते कि हम भारत के नागरिक हैं, आपको यह भी कहना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं। बट ऐसा नहीं होता, आप जब भी होंगे भारत के नागरिक होंगे, उत्तर प्रदेश के आप निवासी होंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो यही बोलता है कि आपको जो एकल नागरिकता दिया गया, जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जितने स्टेट्स हैं आप उसके भी नागरिक हैं, और उसके संग संग आप उस अमेरिका के भी नागरिक हैं, तो वहां पे दोहरी नागरिकता दिया गया। तो आप किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नागरिक हैं, उसके संग संग स्टेट गवर्नमेंट जिस राज्य में बिलोंग करते हैं वहां के भी आप नागरिक हैं। बट इंडिया में आपका ऐसा नहीं है। तो इसको देख के भी क्या आपको लगेगा कि, आपको देख के लगेगा कि सिंगल सिटीजनशिप, इट मींस ये किधर इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी है। ओके, अब अगली जो बात करें तो सिविल सर्विसेज की बात कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल, सिविल सेवाओं की, ठीक है, सेवाओं की बात कर लेते हैं। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज देखें तो ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, और ये वर्क करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, है ना। तो आप समझिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, उस राज्य के लिए काम करेगा, इट मींस कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपको यहां से भी देख के लग रहा होगा कि क्या है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकात्मक की तरफ ये संकेत
कर रहा है। ओके, आगे आप देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, आपातकाल, आपातकाल प्रावधान, ठीक है, प्रावधान के बारे में जो आपका कहां से कहां तक दे रखा है, 352 से लेके 360 तक दिया हुआ है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस ये। तो आप जब भी देखेंगे, तो जब भी आपातकाल लागू होता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जितनी भी शक्तियां हैं वो किसको चली जाती, ट्रांसफर हो जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी की सारी शक्तियां आपकी ट्रांसफर हो जाती हैं। आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं, इसके और भी प्रोविजन को देखते हैं। मैं यूनिटरी के फीचर्स अब लिखता हूं, जितने भी फेडरल के थे मैंने बता दिया ऑलरेडी, अब यूनिटरी के फीचर्स हम देख रहे हैं। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पावरफुल दिखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कैसे पावरफुल दिखेगी, एक आता है कनकरेंट लिस्ट, है ना, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत चूंकि फेडरल फीचर्स में मैंने बताया कि कुछ ऐसे विषय हैं जो ये बताते हैं कि उस पे स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। वहीं पे कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन भारत के 7वें सूची में एक लिस्ट और भी है, 7वें सूची में एक लिस्ट और भी है जिसे कंकरेंट लिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में समवर्ती सूची, जिसमें क्या है आपका, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है इस पे दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा जो मैंने टेस्ट में बताया था कि कोऑर्डिनेट होना चाहिए दोनों में, तो आप बोल सकते हैं फेडरल, तो ठीक है, ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेशन दिख रहा होगा कि किसी मुद्दे पे, कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिसपे ये दोनों आपके क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन क्या हो, ये तो ठीक है दोनों मिलकर इस पे कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हो, ठीक है, क्या हो यहाँ पे, क्या हो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट दोनों में आपका झगड़ा हो जाए, दोनों में झगड़ा हो जाए, तो इसमें किसका जो किसके कानून किस पे लागू होंगे, तो उसे बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर, मतलब जो अवशेषी, जो बच गई है शक्ति कानून बनाने की, कि इस पे तुम भी बना सकते हो, इस पे हम भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे दोनों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, वो हमेशा आपका कानून बनाने में जब भी दोनों में झगड़ा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। इसे बोलते हैं अवशेषी पावर, अवशेषी शक्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिडुअल, ठीक है, रेसिडुअल पावर। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से भी आपको कंकरेंट लिस्ट से दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो प्रोविजंस है इसमें आपका आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन को लेके अगर सिंपल शब्दों में बोलें कि 6 वाला पॉइंट इलेक्शन को लेके, है ना, इलेक्शन को लेके, इलेक्शन को भी लेके आप क्या पाएंगे कि आपकी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड क्या है, इलेक्शन कमीशन है। आप अगर राज्य है तो राज्य के लिए एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए। राज्य के जो आपके इलेक्शन के लिए एक अलग कमीशन होना चाहिए, लेकिन राज्यों के लिए अलग से इलेक्शन कमीशन नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाती है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्य सरकारों का भी क्या करवाती है, इलेक्शन करवाती है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से भी क्या है, कहीं ना कहीं जो स्टेट का जो अस्तित्व है ये खत्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो संविधान है वो क्या है, एकात्मक है ना। लेकिन आप ये बोलेंगे कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिखता है स्टेट, ठीक है, स्टेट के इलेक्शन कमीशन दिखते हैं, स्टेट के इलेक्शन कमीशन दिखते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है
ये किसके इलेक्शन करवाता है? ये पंचायत के करवाता है। ठीक है, पंचायत के करवाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं करवाता है। तो इस तरीके से भी आपको क्या दिख रहा होगा कि हमारा जो संविधान है वो एकात्मक की तरफ ज्यादा झुका पड़ा है। इसी तरीके से आप आगे आएंगे, सातवां इसका, कि सारे राज्यों को अगर देखेंगे, राज्यों को अगर देखेंगे प्रतिनिधित्व निधित्व के तौर पे, ठीक है, तो स्टेट्स को देखेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, कि हर राज्य अपने आप को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ स्टेट्स हैं जो काफी पावरफुल हैं। पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि उनकी क्या है, संसद में आपको सीटें ज्यादा दिखेंगी। वहीं पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफी वीक हैं। वो क्यों वीक हैं? कि उनकी संसद में सीटें कम दिखेंगी। फॉर एग्जांपल अगर गोवा का देखेंगे तो गोवा की आपको एक सीट दिखेगी पार्लियामेंट में, वहीं पे आपकी यूपी की काफी ज्यादा दिखेगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्यों? क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान क्या होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए। फेडरल मतलब क्या, कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियां बराबर होना चाहिए। वो तो बात आ ही रही है फेडरल में। उसके संग संग क्या है कि हर राज्य की शक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है फेडरल है? क्योंकि आपको दिखेगा कि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ के जो आपके एमपी हैं, सांसद हैं, वो ज्यादा होंगे। गोवा की पॉपुलेशन कम है, तो वहां के जो एमपी होंगे, सांसद होंगे, वो कम होंगे। तो जितने सांसद जिस स्टेट से होंगे वो स्टेट पावरफुल होगा, पॉलिटिकली पावरफुल होगा। तो आप कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है कि हमारा संविधान क्या है, यूनिटरी है, एकात्मक है। ठीक है, अगली बात देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। अगर स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि भारत का संविधान बोल रहा है कि फेडरल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है, मतलब राज्यपाल है, इसका भी इलेक्शन होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनने के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का सेंट्रल गवर्नमेंट तो इलेक्शन करवा देती है, बट राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कभी भी उसका इलेक्शन नहीं होता। अगर आपको एमसीक्यू में दिखेगा कि राज्यपाल का इलेक्शन हो रहा है, तो तुरंत उस पर क्रॉस मार दीजिएगा। राज्यपाल की जब भी होगी नियुक्ति होगी, तो नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राष्ट्रपति के द्वारा। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, किधर झुकाव है? एकात्मक प्रणाली की तरफ, एकात्मक सिस्टम की तरफ, यूनिटरी के सिस्टम। तो इससे भी क्या प्रूव हो रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, आपका यूनिटरी है, एकात्मक है ना। और उसके बाद ये अगर इस तरीके से बहुत सारे प्रोविजंस है बस, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। उसके बाद अगर आप संविधान में संशोधन की बात करें, तो आपने फेडरल में देखा कि हमारा जो संविधान है वो रिजिड है, 368 का इस्तेमाल करके बड़ा कम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने 100 से ज्यादा सुधार कर दिए हैं संविधान में। तो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसको बोलते हैं, अगला जो पॉइंट, फ्लैक्सीबिलिटी। फ्लैक्सीबिलिटी मतलब हमारा क्या है, संविधान लचीला है ना। क्यों लचीला है? क्योंकि इसमें हमने 100 से ज्यादा क्या कर दिए हैं, आपके अमेंडमेंट कर दिए हैं। फिर भी अब पूरी चीजों को देखने के बाद, पूरा टेस्ट करने के बाद, आप काफी डिटेल में पा गए होंगे कि हमारा टोटल संविधान का अधिकतर झुकाव क्यों है, यूनिटरी की तरफ। आपको पूरा स्पष्ट दिख गया होगा, क्योंकि पूरे इसके डिटेल प्रोविजन मिल रहे हैं। फिर भी क्या है, ये फेडरल है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो गए आपको प्रीलिम्स और मेंस में लिखने के लिए। आप अगर इतना लिख देंगे तो आपको बड़े आराम से बहुत हाई स्कोरिंग मिलेंगे। अब बात आते हैं कंक्लूजन पे। सब कुछ देखने के बाद बार बार हम कितना भी चेक कर ले, अधिकतर झुकाव आपको मिलेगा यूनिटरी एकात्मक सिस्टम की तरफ। बट हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल क्यों है, जो कंक्लूजन में आप लिखेंगे, कंक्लूजन। ठीक है,
कंक्लूजन में जो आप लिखेंगे, पहली बात क्या कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जितने भी संवैधानिक बॉडी हैं, फेडरल को इन्होंने क्या कहा है? मूल ढांचा। ठीक है, मूल ढांचा कहा है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कहा है ना। तो जब संवैधानिक बॉडी इसको बेसिक स्ट्रक्चर कह रही है, मतलब ये आत्मा है, तो हमें ये बात लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। हम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज्ञाता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हम कानून नहीं जानते, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा कानून हम नहीं जानते, तो इस बात को हमें लेके चलना पड़ेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह रही है, अगर वो कह रही है ये है, तो ये है। ठीक है, अब आगे कुछ ऐसी चीजें कि आखिर हम फेडरल क्यों बनाना चाहते हैं, इस बात को आप बड़े आसानी से लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? समता का अधिकार, समता का अधिकार सबके लिए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा लीगल परिभाषा में नहीं जा रहा हूं। समता का अधिकार, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल की डेफिनेशन में जाऊंगा तो बहुत सारी डिटेल आपको देने पड़ेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जर्नल स्टडीज पढ़ रहे हैं, स्पेशल स्टडी नहीं पढ़े। समता का अधिकार मतलब क्या कि स्टेट गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। तो ये टारगेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये ठीक है, आजादी के समय नहीं हो पाया, तो उसके पीछे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फैक्टर है, क्योंकि उस समय जात था, पात था, कास्टिज्म थे, बड़ी जात के लोगों का चलता था। इस वजह से कहीं ना कहीं एकल जो संसद प्रणाली है वो आपकी आने लगी, सॉरी एकल जो है आपकी जो पार्टी सिस्टम है वो आने लगी, तो आपको कांग्रेस काफी लंबे समय तक दिखा। तो कहीं ना कहीं समता का अधिकार हमारा ये टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव है, गोल है। इस वजह से भी आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका फेडरल है। और जो स्टेट्स है, जो बार बार आर्टिकल 1 का रेफरेंस कर रहे हैं कि ये विभाजी राज्य है, ये विभाजी राज्य है मानते हैं, लेकिन जितने भी राज्य इंडिया में आए, ये आए क्यों? ये एक जैसे अमेरिका का स्टेट बना वो एग्रीमेंट के तहत बना, लेकिन हमारे जो राज्य हैं वो एग्रीमेंट के तहत नहीं बने, वो इसलिए बने कि हम एक यूनियन, हम एक फेडरेशन बना सकें। ठीक है, तो हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं वो किसी भी एग्रीमेंट एग्रीमेंट के तहत नहीं आए हैं, समझौते के तहत नहीं आए हैं। इस वजह से भी हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेडरल है। ये 3 बातें आप लिख देंगे तो मेरे ख्याल से आपका कंक्लूजन बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि प्रैक्टिकल में देखने पे आपको लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, बट हमें जब भी कंक्लूजन में लिखना है तो वो लिखेंगे फेडरल। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट भी फेडरल लेके चलना है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये ग्रेजुअल तभी फेडरल में कन्वर्ट होगा जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ता रहेगा। ओके, थैंक यू।